नमस्कार फ्रेंड्स। आज से अपन जनरल साइंस के लिए 1000 क्वेश्चन यानी 2000% की एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सभी 1000 क्वेश्चन हैं, इस प्रकार के हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उनमें आ चुके हैं। यानी सभी क्वेश्चन एकदम झक्कास धाकड़ क्वेश्चन होने वाले हैं। ये चाहे आपकी रेलवे हो, एसएससी के अलावा सीडीएस, एनडीए वगैरह या अन्य जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं जिनमें जनरल साइंस का इन ठीक ठाक परसेंटेज पोर्शन है, काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। सभी के लिए एकदम ये आपके लिए रामबाण पेनासिया साबित होने वाली है ये क्वेश्चन सीरीज। इसकी जितनी भी क्लासें होगी आप उन सभी को प्रॉपर अटेंड कीजिए और हमेशा की भांति मैं आपको फिर कहूँगा कि साथ में नोटबुक लेकर बैठिए ताकि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उसे आप नोट करते हुए चलें। इसके अलावा इसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके साथ एक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन्हें इसके बारे में सूचना दे दीजिए कि भाई इस चैनल पे है वो रेलवे वाला रामगोपाल पर जनरल साइंस की विशेष सीरीज चल रही है और मैं जो मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि आपको जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम उनमें 75% से अबव क्वेश्चन है वो अपनी ही क्लास से मिलेंगे। ये मेरा पूरा एफर्ट रहेगा फ्रेंड्स। और जब भी आगे जैसे मुख्यतः रेलवे की और एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे रेलवे डी ग्रुप और एनटीपीसी सेकंड फेज, इसके अलावा एसएससी की जो हालांकि जीडी में कम रहते हैं क्वेश्चन लेकिन 10+2 और सीजीएल के पेपर होने हैं, उन सभी में अपन इसका फिर से अवलोकन करेंगे कि कितने क्वेश्चन क्लास से आए और ये आप खुद है ये महसूस करेंगे कि सभी क्वेश्चन है वो जनरल साइंस के आज तक जितने इसमें क्लासें हो चुकी हैं उनसे बाहर नहीं होने वाले। इसलिए एक शब्द में है वो फिर से कि प्रॉपर अटेंड कीजिए क्लास को, एक भी क्वेश्चन है वो मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है वो न्यूनतम होता है, कम होता है? तो आंसर होगा ए ऑप्शन बी, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है। आंसर होगा डी ऑप्शन काली। उस वस्तु का रंग कैसा होगा? काली। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आंसर होगा ए, ब्यूटेन गैस। सिगरेट में ब्यूटेन गैस भरी जाती है सिगरेट लाइटर में। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। आंसर होगा रेनिन। ऑप्शन ए है वो सही होगा, रेनिन। एक या दो बार क्वेश्चन बोलने के बाद मैं कोशिश करूंगा आंसर जितना जल्दी हो ओपन कर दें ताकि समय की बचत भी, यानी जितना समय हो सके अपन न्यूनतम रखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोयले के खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में आपने प्राय विस्फोट की या एक ट्रेजेडी की न्यूज़ है वो अखबार में सोशल मीडिया पे सुनी होगी कि कोयले की खान में विस्फोट से मजदूरों में कैजुअलिटी हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसके विस्फोट के लिए कौन सी गैस है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार होती है? कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर होगा डी, मेथेन। जो CH4 है मार्स गैस है वो कोयले की खानों में होने वाले विस्फोट के लिए जवाबदेही है। उसकी अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना यानी दहन होना किसका उदाहरण है या किस प्रकार की रिएक्शन है? मोमबत्ती का जलना। तो आंसर है वो डी सही होगा, मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में यूज होने वाला पदार्थ है कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही होगा, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन है वो एक विस्फोटक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है। ऑप्शन डी होगा, विक्षेपण
आंसर, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। आंसर होगा बी, अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। अगला प्रश्न है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? आंसर होगा सी ऑप्शन सही, टेट्रा एथिल लेड। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए TEL, टेट्रा एथिल लेड है, इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान, या ईंधन की जगह कई बार आ जाता है ऊष्मीय मान, निम्न में से किस एक का अधिकतम ऊष्मीय मान या ईंधन मान होता है? तो ऑप्शन है वो ए सही होगा, हाइड्रोजन का। आवर्त सारणी में 1 नंबर क्रमांक जो तत्व है 1 नंबर हाइड्रोजन, उसका ईंधन मान या ऊष्मीय मान सर्वोच्च होता है, अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके कारण अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। कई बार आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, या कुछ और है जैसे गड़बड़ हो जाती है, शारीरिक है वो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उनका कारण क्या है? शराब में क्या मिला होता है जिसके कारण ये वो इस प्रकार की घटनाएं होती है? तो आंसर होगा डी, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल CH3OH के कारण ऐसा होता है, क्योंकि शराब में होना क्या चाहिए? एथिल एल्कोहल और होता भी क्या है अमूमन? एथिल एल्कोहल ही होता है, C2H5OH होता है। लेकिन कई बार है वो गलती से CH3OH या लापरवाही से CH3OH मेथिल एल्कोहल मिले होने से, और हालांकि यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो जैसे पीने वाले की मृत्यु तक भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा सी, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? क्वेश्चन क्या है? कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन सी होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है और अधिकतम ईंधन मान या अधिकतम ऊष्मीय मान देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में या रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था? पहले विश्व युद्ध में किसका रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया? तो आंसर होगा मस्टर्ड गैस। ऑप्शन सी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं क्योंकि उन्हें, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें क्योंकि, क्या कारण है कि अनुप्रस्थ तरंगें? क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। ऑप्शन डी है वो सही होगा। जो भी अनुप्रस्थ तरंगें होती है उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है उन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता। बाकी समान है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों को परावर्तित किया जा सकता है, अपवर्तित किया जा सकता है और विवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में यह अंतर है कि अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है और प्रकाश तरंगें क्या है? अनुप्रस्थ तरंगें, उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। और अनुदैर्घ्य तरंगें जैसे ध्वनि तरंग है, इन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता, इन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 17, लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है? लेंस की शक्ति निम्न में से किससे व्यक्त की जाती है? ऑप्शन होगा ए, डायोप्टर। लेंस की शक्ति है वो डायोप्टर से व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता यानी भेदने की क्षमता है वो क्या है? अधिकतम है। तो ऑप्शन सी सही होगा, गामा किरणों की। गामा जो रे है उनकी वेदन क्षमता क्या होती है? वो पेनिट्रेशन जो कैपेसिटी हो बहुत तकड़ी होती है, उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति या कैसी आवृत्ति है? यानी देहली आवृत्ति की परिभाषा, डेफिनेशन समझ लीजिए, या ये कैसी आवृत्ति है, यानी इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड क्या होती है कि जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है वो संभव नहीं होता। जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? ऑप्शन सी सही होगा, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है।
ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना। लेकिन इसका कारण क्या है, किस कारण ऐसा होता है, तो आंसर होगा सी, अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणों के कारण है वो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है और ये ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है, यानी ग्रह उपग्रह जितने भी है गैलेक्सीज वगैरह, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन होगा बी सही, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी, आंसर होगा सी, कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, आंसर सी होगा, परावर्तित करता है या परावर्तित करती है। किसी भी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। यानी मान लो यदि कोई वस्तु आपको बैंगनी दिखाई देती है तो इसका कारण यह है कि वो बैंगनी रंग को परावर्तित कर रही है, बाकी रंगों को तो अवशोषित कर लेती है, अपने पास रखती है, और केवल एक बैंगनी रंग को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित करती है, जिसे वो अपने ऊपर आने के बाद अपने जो साइड में उसको परावर्तित करती है, और जब वो रंग अपनी आंखों पे पड़ता है, जब वो किरणें, तो वो वस्तु अपन को बैंगनी या जैसे भी कलर परावर्तित करती है वैसी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, किस कंडीशन में प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, ये पूछा गया है। आंसर बहुत अच्छा है और सिंपल भी है, आंसर होगा सी, कांच से होकर। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, उससे थोड़ी सी कम होती है वायु में, और उससे थोड़ी सी कम होती है जल में, और कांच में, इन चारों में सबसे कम होती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम यानी सबसे कम होगी कांच में। अगला क्वेश्चन है, दूध का दही जमना की क्रिया के कारण होता है। दूध का दही बनना वो निम्न चारों ऑप्शनों में से बताना है किसके कारण होता है, तो आंसर सी होगा, जीवाणु के कारण। जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है उसी के कारण दूध का दही में बदलना की जो एक्शन है पूरी, वो इसी जीवाणु के कारण संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या, सभी फ्रेंड्स वो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सभी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी टोटल क्वेश्चन है वो प्रॉपर अटेंड कीजिए, क्लास में एकदम एंड तक बने रहिए। और आपको कितने क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी आ रहे हैं वो आप कमेंट में भी साझा कर सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे इतने क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं। जैसे टोटल क्वेश्चन का 50, 60, 70, 80% कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं वो भी आप कमेंट में बताइए। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है, ऑप्शन होगा, बताओ क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी है वो राइट होगा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या होती है, 0, यानी जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपूर्णांक वाला अंक का अंग है। सबसे अधिक अपूर्णांक वाला अंक का अंग कौन सा है, बताइए कौन सा अंग है, आंसर सी होगा सही, लेंस। आंख के जो भी ये पार्ट है, ऑर्गन है, उनमें जो लेंस का अपूर्णांक है वो सर्वाधिक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, आप जरूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंक का अंक कौन सा है, लेंस। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति के मसूड़ों से रक्तस्राव हो रहा है, जिस व्यक्ति के, देखो रक्तस्राव एक तो होता है नॉर्मली यानी नेचुरल, और एक यदि कोई व्यक्ति आराम से न रहे तो भी मसूड़ों से रक्तस्राव हो सकता है। इस कंडीशन में हर कहीं है वो दादागिरी नहीं करनी चाहिए, आराम से रहना चाहिए। यदि नेचुरल हो रहा है तो की बात है क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन नेचुरल होने के लिए है। बाकी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए यदि किसी ने दादागिरी की है तो। क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति की मसूड़ों से रक्तस्राव होता है उसे क्या लेना चाहिए, तो आंसर होगा बी, विटामिन सी। जिस व्यक्ति के मसूड़ों से रक्तस्राव हो रहा है तो उसे विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है। एक फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है वो ए होगा, पुंकेसर। एक फूल के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। बहुत ही तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, मेरा ये मानना है। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, एकदम तगड़े क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम है, यानी ये पूछा है मशरूम क्या है।
ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एक शब्द का मतलब ये मान लीजिए कि मशरूम है, मशरूम है और क्वेश्चन कंप्लीट। ये तो आपको या तो एक नंबर ये आपको ऐड करा देगा या एक नंबर आपका सब्ट्रैक्ट करा देगा, ले जाएगा एक नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा डी, कवक है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा हार्मोन है फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है? देखिए वैसे तो फल है वो मेहनत से ही पकता है, मेहनत से ही मिलता है, लेकिन यहाँ जो अपना नेचुरल फल है उसकी बात हो रही है। कौन सा फल हार्मोन है वो फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, इथाइलिन। ऑप्शन डी है वो विल बी राइट कि इथाइलिन हार्मोन है, फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है। और यदि अपने वैसे फल की बात करें कि फल को पकाने में कौन सा हार्मोन, या तो यहाँ हार्मोन की जगह ये हार्मोन कौन सा हो जाएगा? मेहनत। ये जो मेहनत वाला हार्मोन है ये क्या करता है? फल को पकाता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा कि कौन सा हार्मोन फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है? फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑलरेडी जो काफ़ी अच्छी इसकी रिपीटेशन रेट है, काफ़ी अच्छी रही है, बार बार ये रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में शामिल है। आंसर होगा पिस्टिल। ऑप्शन ए है वो सही होगा। फूल के मादा प्रजनन अंग को पिस्टिल कहा जाता है। दोनों अच्छे क्वेश्चन है। पहले था नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, वो था आपने क्वेश्चन है, उसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, सिंपल क्वेश्चन था, पुंकेसर। ये क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। ऑप्शन होगा ए, पिस्टिल। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट या विडाल जो परीक्षण है वो किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विडाल टेस्ट है वो किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए ऑप्शन है कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी है वो सही होगा, टाइफाइड या अंतर्ज्वर। विडाल टेस्ट है, विडाल जो परीक्षण है वो टाइफाइड के निदान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ मानवता नामक रोग है किस हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है? जड़ मानवता नामक रोग है वो किस हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है? थायरोक्सिन। ऑप्शन ए सही होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन तो बार बार आता है एग्जाम्स में, आपको पता होगा। जड़ आकाश का नीला रंग है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन सी है सही होगा, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है? स्नेल का नियम संबंधित है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी है वो सही होगा, विल बी राइट कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। जो स्नेल का नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है? यानी या इस क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़ सकते हैं या ये इस प्रकार एग्जाम में आ सकता है कि पानी में हवा का बुलबुला किस की भांति व्यवहार करता है? पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? और यहाँ ये पूछ लिया कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कौन? ऑप्शन डी है वो सही होगा, अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है? यानी निम्न चार ऑप्शन में से प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ है वो एकदम परफेक्ट है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही होगा, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड सही उत्तर होगा। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड को बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड है वो उचित पदार्थ है, उचित सब्सटेंस है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? जो नाभिकीय रिएक्टर है उनमें ऊर्जा का क्या कारण है? यानी कौन सी रिएक्शन होने पे ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा इन चारों में से? ऑप्शन सी है वो सही होगा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? बहुत ही तकड़ा क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर नोट कर लीजिए। आंसर होगा सीबी देसाई। सी ऑप्शन सही होगा, सीबी देसाई। अगला प्रश्न है, तात्कालिक शक्ति के लिए दाहकों रंध्रों को क्या दिया जाता है? तात्कालिक शक्ति के लिए दाहकों को क्या दिया जाता है? तो ऑप्शन होगा डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज है, यानी तात्कालिक शक्ति के लिए, तुरंत एनर्जी के लिए दाहकों को
क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब ये समझ लीजिए कि शराब के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है। कौन सा अंग है जिससे शराब के सेवन से उस अंग को अत्यधिक हानि पहुंचती है? तो ऑप्शन होगा डी, यकृत। जो यकृत है उसको सबसे अधिक हानि पहुंचती है। वैसे तो सभी ऑर्गन है, हर ऑर्गन है उनको नुकसान होता है शराब से, एथेनॉल के सेवन से, लेकिन यकृत है उसको बहुत ज़्यादा ये उस डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है। आंसर होगा बी, अवसादी सेलों में या अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा, यानी रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, कोई ज़्यादा, कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जैसे 25 यदि क्वेश्चन हो जनरल साइंस की, तो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 जो थोड़े से टेढ़े होते हैं, जिनमें कोई मान लो कोई सूत्र वगैरह लग रहा हो, या तो जैसे फिजिक्स का मान लो कोई यांत्रिकी से आ गया है ना, इस तरह से क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं मतलब, लेकिन उनकी मतलब सरलता देखें ना पढ़ने में, सिंपल क्वेश्चन तो, लेकिन आंसर पता नहीं होता। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ज़्यादा उसमें सोचना विचारना टेढ़ापन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आने वाला नहीं होगा। यानी ऐसे इसी प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, कोई बहुत तकड़ी महाभारत गुसार की है उस एक एक क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। अब देखिए ये क्वेश्चन जिसने पढ़ा है, वैसे तो बिना पढ़े आपको तो कुछ भी नहीं आएगा, बिना पढ़े तो 2 और 4 जोड़ना भी नहीं सीख सकता व्यक्ति, लेकिन मतलब एक बार नॉर्मली भी पढ़ लिया ना कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है, तो भी आपको आराम से बता दोगे। आंसर क्या होगा? सी, सुक्रोज। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या होती है? सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। आंसर होगा ए, यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है। मलेरिया रोधी औषधि मेडिसिन के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? क्लोरोक्वीन। ऑप्शन ए सही होगा, क्लोरोक्वीन है वो मलेरिया रोधी औषधि के रूप में यूज होता है। अगला प्रश्न है अस्पतालों में यानी हॉस्पिटल में सांस लेने वाली जो ऑक्सीजन नली होती है उसमें ऑक्सीजन के अलावा और कौन सी गैस होती है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी आता है। ऑप्शन बी कौन सा होगा? हीलियम सही होगा। ऑप्शन बी हीलियम वो सही होगा। अस्पतालों में सांस लेने वाली जो ऑक्सीजन नली होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है और प्रतीक क्या होता है? He, हीलियम। अगला क्वेश्चन है बांस है, यानी बांस क्या है? बांस क्या है? एक वृक्ष है, झाड़ी है, मूलांग है या घास है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर डी होगा, घास है। बांस क्या है? एक घास है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिए। अगला है केले में बीज क्यों नहीं बनते? हाँ ये देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, कि केले में बीज क्यों नहीं बनते? केले में बीज क्यों नहीं बनते? आंसर क्या होगा बताओ? ये आपको बताना सोच विचार करके, केले में बीज क्यों नहीं बनते। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोच लिया होगा, बताइए। ऑप्शन बी सही होगा, केले में परागण नहीं होता। केले में बीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि केले में परागण नहीं होता, और परागण की क्रिया है उसके कारण ही बीज उत्पन्न होते हैं बीजांड में एक्शन के बाद। तो केले में बीज क्यों नहीं बनते? केले में परागण नहीं होता है। अगला प्रश्न है फूल किसका रूपांतरण है? फूल किसका रूपांतरण है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा डी, प्रोहेका। फूल किसका रूपांतरण है? डी, प्रोहेका। फ्रेंड्स 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका अपने ये फर्स्ट क्लास है ये कंप्लीट कर ली है। अगली क्लास में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक है आप जो क्वेश्चन सीरीज का ये वीडियो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक है वो साझा नहीं किए वो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सभी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, आपके साथियों का भी है, इसमें भला हो। और एक क्वेश्चन मैं भूल गया, ये आपको बताना है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा या तो आपको कमेंट में बताना ही है। इसके साथ ही टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए
ईमानदारी एकदम जेन्युइनली बताना एकदम, किसी भी तरह से का भाई इसमें है वो लिपापोती नहीं होनी चाहिए, है ना। आप सभी ईमानदार बच्चे हो। चुना पत्थर का रासायनिक नाम है, एक तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये, इसके साथ ही 1 नंबर लगा के, 2 नंबर लगा के ये बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए टोटल 50 क्वेश्चन में से। और मैं आपको दोबारा ये आपको विश्वास दिला देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सीरीज जनरल साइंस की यहाँ जनरल साइंस के वीडियोज़ रहेंगे उनमें 75% फ्रेंड्स आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेंगे। ये पूरा मैं एकदम मेरी पूरी कोशिश, पूरा एफर्ट रहेगा कि एकदम तकड़े धांसू क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आपके साथ साझा करूं इस प्रकार की क्लास। चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ है वही क्लास है, ज़रूर शेयर कीजिए और आने वाली क्लास के लिए भी तैयार रहिए।